Hello students, today we are going to discuss the reproductive health second chapter of class 12th biology. So ये डे सेकेंड है और आज हम reproductive health करेंगे. कल हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर. मैंने बताया था आपको कि हर डे में एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और 30 डे के चैलेंज में कंप्लीट बायोलॉजी क्लास 12th की मैं आपके साथ कंप्लीट करूंगा. सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहेगा. सो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को. इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या. WHO के बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO. तो WHO जो है वो क्या करता है, कुछ रूल्स उसने बनाए हैं. किसी भी पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब बोला जाएगा ये उसने बताया है. सो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म. सिंपली इट रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव, यहाँ लिखा गया है इट रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन. ठीक है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल फंक्शंस के साथ हैं, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस, उसको हम पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे. ठीक है जी. ओके अब यहाँ पे देखिए कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास. उसके अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. कि वो जो पर्सन है उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी आप तब बोलोगे, किसी भी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तब बोला जाएगा जब वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली क्या है, सारे मतलब कि एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में टोटली वहां पे क्या है, वेल बीइंग है उसकी, मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी उसको बोला जाएगा. ओके सो जिस सोसाइटी में जो लोग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ होंगे, नॉर्मल उनके इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस होंगी सभी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, उनको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे. उस सोसाइटी को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे. जिसके सारे मेंबर्स जो हैं, जिसके सारे लोग जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके नॉर्मल हैं और सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में उनके इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शंस जो हैं वो नॉर्मल हैं. तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया गया है कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसकी स्ट्रेटजीज बताई गई हैं. प्रॉब्लम्स क्या है मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, और उनकी स्ट्रेटजीज कि उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करना है हमें. ठीक है, उसके बारे में बताया गया है. देखिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था ये 1951 में इनिशिएट किया गया था. ठीक है, सो ये प्रोग्राम जो है वो जनरली एक RCH होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. सो ये जो है ये कंडक्ट करवाती है डिफरेंट की रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी रहे, और इसमें जितनी भी रिप्रोडक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये सारे के सारे इसकी गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर का. RCH प्रोग्राम्स ये करवाए जाते हैं. आज तो देखिए उसने बताया है कि ऑडियो विजुअल यहाँ पे है हमारे पास, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि एक अवेयरनेस उन लोगों में डाली जा सकती है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में. पेरेंट्स हैं, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड्स, उन्होंने भी मेजर रोल प्ले किया है. डिसेमिनेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का भी रोल है. ठीक है जी. सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में जो इंट्रोड्यूस हुई है, इंट्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, वो भी एनकरेज किया गया है कि राइट इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाए जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, कि उनके कुछ मिथ्स ना बचें. बहुत सारे बच्चों के क्या है, मिथ्स रहते हैं सेक्सुअल एक्ट के टाइम, सेक्सुअल डिज़ायर जो उनकी होती है, मतलब बहुत सारे मिथ्स होते हैं उसमें. तो उसमें क्या है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाए उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, उनको जितने भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली जो एडोलेसेंस एज है उसमें कौन कौन सी उनकी
प्रॉब्लम्स हैं सो सारे डील किए जाते हैं, और सेक्स एजुकेशन जो है तभी स्कूल्स में नेसेसरी है, ठीक है जी, कि मिथ्स ना रहें। ओके, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस हो ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए जी, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक जो सेक्स अब्यूज हुआ है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी सोसाइटी है उसको नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके और सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी बन सके। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेरियस प्लान्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको अटेंड किया जा सकता है। तो उसमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए हमें, तभी तो हम यहाँ पे क्या है एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। तो उसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए और मटेरियल सपोर्ट चाहिए। सो ये सारे के सारे एसेंशियल हैं एक मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए और केयर देने के लिए एक रिप्रोडक्टिव दैट इज रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए एमनियोसेंटेसिस वर्ड दिख रहा है। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि बच्चे का जब मदर की बॉडी के अंदर फीटस डेवलप कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसके एमनियोटिक फ्लूइड से, यहाँ पे लिखा है एमनियोसेंटेसिस में सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड जो है उस डेवलपिंग फीटस का वो लिया जाता है। बेसिकली वो किसके लिए लिया जाता है, ये देखने के लिए लिया जाता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, डेवलप्ड बेबी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, उसमें हेमोफीलिया तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी डिजीजेस तो नहीं है उसमें। सो ये जो है डिफेक्ट को चेक करने के लिए किया जाता है। बट एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज हो जाता है। मिसयूज ये हो जाता है कि इससे बच्चे का सेक्स भी पता लग जाता है कि जो डेवलपिंग बेबी है वो मेल है या फीमेल है। तो इससे फीमेल फिटेसाइड जो है उसकी मिनाक बड़ी इंक्रीज हुई है। बट जैसे ही पता लगता था कि ये फीमेल फिटेसाइड है तो उसकी क्या कर देते थे, उसके जन्म से पहले ही उसको मार डालते थे। तो अब जो है अब इंडिया में हमारी कंट्री में ये एमनियोसेंटेसिस बैन कर दिया गया है। ठीक है, बैंड है ये कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये बिल्कुल क्या कर दिया है, बैंड है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज जो हैं उन पे रिसर्च जो है वो एनकरेज की गई है। गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के द्वारा स्पॉटेड है कि नए नए मेथड्स जो है वो ढूंढे जाएं और जो एग्जिस्टिंग वंस मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन सके। आपको पता है कि सहेली पिल, हैविंग वंस अ वीक पिल, इसको कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड में हम पढ़ेंगे कि वंस अ वीक पिल है। सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा लखनऊ में, उसने ये डेवलप की है। ये है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इसने ली है। हैविंग वंस अ वीक पिल है, हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है। शुरू में जो है फीमेल इसको वीक में 2 बार लेती है और उसके बाद वीक में 1 बार लेती है। सो ये कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का एक मेथड है ये सहेली पिल्स। ठीक है, ऑरल पिल्स के सब्स्टिट्यूट हैं ये। तो देखिए बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। अब देखिए जब सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में बेटर अवेयरनेस होगी तो इससे मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज जो हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। उसके बाद उसने बोला है कि जो पोस्ट नेटल केयर भी हुई है। पोस्ट नेटल केयर होती है कि बच्चे की और मदर की, मतलब मदर ने जब बेबी को डिलीवर कर दिया है तो अब बच्चे की और जो उस बेबी की केयर की जानी है, दैट केयर इज नॉन एज पोस्ट नेटल केयर। दैट इज आफ्टर बर्थ जो केयर हो रही है, मदर की भी होती है और जो फीटस है उसकी भी होगी। ठीक है जी। सो इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इससे डिक्रीज हुए हैं। किससे हुए हैं कि देखिए कि सेक्स रिलेटेड मैटर्स जो हैं उसके द्वारा उनको बेटर अवेयरनेस दे दी। ठीक है, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज जो हैं उनका नंबर इंक्रीज कर गया। पोस्ट नेटल केयर जो है मैटरनल एंड इन्फेंट मैटरनल और इन्फेंट को क्या कर दी, ज़्यादा दे दी। इससे क्या हुआ, लीडिंग टू डिक्रीज इन, इससे इन्फेंट
का और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर जो है वो कम हुई है, क्योंकि अगर फैसिलिटीज़ अच्छी दे दी गई हैं तो उनकी जो कमी आई है किसमें, उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हुए हैं, मतलब उनकी डेथ जो इतनी नंबर पे इंक्रीज होती थी अब वो डेथ जो है वो उनकी नहीं हुई है, क्योंकि उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो गई। अब इससे क्या हुआ, कपल्स जो हैं वो स्मॉल फैमिली के साथ, है ना, स्मॉल फैमिलीज वाले कपल बन जाएंगे तो बेटर डिटेक्शन और क्योर होगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है इसको WHO ने चेंज करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कर दिया है अपना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, डिजीज वर्ड बड़ा वल्गर लगता है, बड़ा हिलेरियस है ना, बड़ा डरावना लगता है किसी को अगर आप बोलोगे कि आपको ये डिजीज है। अगर आप बोलोगे कि आपको इन्फेक्शन है ना, तब बंदा बोलता है कि हाँ इन्फेक्शन है, नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कर दिया है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को। ओके, तो उसने बोला है कि अगर फैमिलीज स्मॉल होंगी, ठीक है, कपल स्मॉल फैमिली वाले होंगे और बेटर फैसिलिटीज़ देने से पोस्ट नेटल केयर जो है, ठीक है, ये बेटर होगी मैटरनल की भी और इन्फेंट की भी, और इससे क्या होगा कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाएंगे, कपल्स जो हैं स्मॉल फैमिली के वो हो जाएंगे, ठीक है, और बेटर डिटेक्शन होगी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की जो है वो क्योर की जा सकती है। ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज सभी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए क्या होंगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनेगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। देखिए पॉपुलेशन का नंबर तो रैपिडली यहाँ पे इतना इंक्रीज कर रहा है, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड प्रेजेंट हैं। आपके पास फूड है, शेल्टर है, वो तो लिमिटेड है, वो तो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तभी तो यहाँ पे बोलते हैं कि पॉपुलेशन तो अरिथमेटिकली यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और ज्योमेट्रिक इंक्रीज जो है यहाँ पे ये मतलब फूड और शेल्टर जो है वो तो लिमिटेड है, ठीक है, वो तो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो डिमांड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा फूड की, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, है ना, रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास तो सिर्फ जितनी लैंड प्रेजेंट है, जितना स्पेस अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, जितनी पॉपुलेशन अब इंक्रीज कर रही है वो स्पेस भी कम पड़ जाएगा। और फर्दर मोर वाटर भी देखिए कि 1% ही है, तो पानी 1% है जो सभी की नीड तो पूरी नहीं करेगा। अगर नीड नहीं पूरी होगी तो ग्रीड होगी, ठीक है, मतलब लालच आएगा इंसानों में, सो उससे क्या है, कंपटीशन इंक्रीज होगा, ठीक है। और अब ये कि यहाँ पे पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की इसका मतलब ज़रूरत है। ये हुआ क्यों, पॉपुलेशन का नंबर इतना इंक्रीज क्यों कर गया, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे उसने बताया है कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे देखिए 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में वो क्या हो गई, 2000 में वो 6 बिलियन तक पहुंच गई, ठीक है, 2011 में तो वो 7.2 बिलियन पहुंच गई। हमारे इंडिया में भी यही रेट है, ठीक है, 350 मिलियन थी ये एट टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस, और ये क्या कर गई 2000 में ये बिलियंस पे मार्क कर गई पॉपुलेशन, ठीक है। सो 1.2 बिलियन जो है ये मई 2011 की है। सो इस हुआ क्या, देखिए बेटर फैसिलिटीज़ मिल गई। जब बेटर फैसिलिटीज़ मिल गई तो मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गए, कम हो गए, मतलब उनका मृत्यु दर कम हो गया, उनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलने लग पड़ी और वो बचने लग पड़े, उनको केयर अच्छी मिलने लग पड़ी तो उनका जो मोर्टेलिटी रेट था, मृत्यु दर था, वो कम हो गया। और यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबल एज के जो लोग हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। तो इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन का नंबर मार्केटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पे देखिए कि फूड, शेल्टर एंड जो क्लोथिंग है वो तो लिमिटेड ही है, उसकी स्कार्सिटी आ गई, कमी आ जाएगी अब उसमें, ठीक है। सो इससे क्या है, देयरफॉर गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड, उस गवर्नमेंट फोर्स्ड हुई कि एक सीरियस मेजर लेना पड़ेगा इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो इसको ओवरकम के लिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लिया गया वो ये था कि स्मॉलर फैमिलीज को मोटिवेट किया जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में उन्हें बताया जाए, जितने भी
पर्सन्स रिप्रोड्यूसिबल एज के हैं उनको, मैरिजेबल एज के जो लोग हैं उनको बताया जाए कि हाँ कि वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो उन्होंने यूज़ करने हैं, फैमिलीज स्मॉल रखनी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट भी मीडिया में दी जा सकती है, पोस्टर्स एज वेल एज बिल्स भी हैं, जिसमें एक एडवर्टीजमेंट आती है ना कि शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रंस विद द स्लोगन हम दो हमारे दो, ठीक है, We2R2। मैनी कपल्स जो अर्बन में है, वो जो वर्किंग वंस हैं, तो जो काम करते हैं, वो तो एक ही सिंगल चाइल्ड को ही अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होने लगा है। और देखिए मैरिजेबल एज जो है वो इंक्रीज़ की गवर्नमेंट ने, फीमेल की 18 ईयर की, अब तो फीमेल की 18 ईयर इंक्रीज़ करके और 21 ईयर ही कर दी है, मेल की तो 21 ईयर है थी, ठीक है, थी ही पहले। इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाने चाहिए उन फैमिलीज़ को, ठीक है, मतलब उन कपल्स को इंसेंटिव्स मिलने चाहिए जिनकी स्मॉल फैमिलीज़ हैं, ठीक है। सो ये कुछ मेजर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को, इस एवर इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी। अब कुछ मतलब कि कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के भी बात कर लेते हैं कि अगर कोई कपल्स हैं जिनके जो है एक चाइल्ड हो चुका है, 2 चाइल्ड्स जो हैं उन्होंने देख लिए हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अब यहाँ पे उनके लिए नीडेड हैं ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो देखिए जो भी आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव हमने यूज़ करना है, क्लियर है, जो भी हमने आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और उसके कोई भी साइड इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो ही ना, अगर हो तो बहुत कम साइड इफेक्ट्स हो, ठीक है। तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव उसी को मानेंगे, रिवर्सिबल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट ऑल्सो शुड it also should not interfere with the sexual drive, with the sexual desire or the sexual act of the user जो उसको यूज कर रहा है उसके सेक्सुअल ड्राइव में, सेक्सुअल डिजायर में, सेक्सुअल एक्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसको हम आइडल मानेंगे। बहुत सारे हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे कि हमारे पास नेचुरल मेथड्स हैं जिनको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, देयर आर बैरियर मेथड, देयर आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, देयर इज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देयर इज इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स हैं, और सर्जिकल मेथड्स हैं। सर्जिकल मेथड में वेसिक्टॉमी और हम ट्यूबेक्टॉमी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले नेचुरल मेथड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास नेचुरल मेथड्स। देखिए नेचुरल मेथड्स वो हैं कि हमने ओवम और स्पर्म की मीटिंग के चांसेस को अवॉइड करना है, होता तो सभी में ऐसा ही है, बट नेचुरल मेथड में क्या है, एक तो पीरियोडिक एब्सटीनेंस है, एक क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड है, एंड वन इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेचुरल मेथड जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि यहाँ पे स्पर्म की और ओवम की जो मीटिंग है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है जी। पीरियोडिक एब्सटीनेंस एक ऐसा मेथड है कि इसमें कपल जो है वो 10 to 17th डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है उसमें वो क्वाइटस से एब्सटेन रहेगा, दूर रहेगा, अवॉइड करेगा क्वाइटस को कपल 10 to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल, जब ओवुलेशन एक्सपेक्टेड है। अब देखिए किसी फीमेल का साइकिल जो है हम मान लेते हैं कि 28 डेज का उसका साइकिल है, ठीक है जी। सो 28 डेज का उसका साइकिल है, डे ऑफ ओवुलेशन उसका कैसे आएगा, 14 उसमें से माइनस करके आएगा। सो 24 में से हमने क्या किया, 28 में से हमने 14 माइनस किया, सो क्या होगा 14 जो है हमारे पास बचेगा। सो 14th डे जो है उसका वो ओवुलेशन का डे है। सो इस 14 डेज से 2 दिन पहले और 2 दिन आगे, 14 डेज से 2 दिन पहले कौन सा हो गया, 13th डे, और उससे पहला 12th डे है ना, और इसके और पीछे जाओगे तो 11th डे हो जाएगा, और इसके बाद के 3 दिन देखेंगे तो 15th डे, 16th डे, 17th डे। तो ये उसने बताया है कि ये जो डेज हैं 10 to 17th डे हैं जिसमें ओवुलेशन होगी, और यहाँ पे ये फर्टाइल पीरियड है, मतलब इस टाइम पे चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उन कपल में क्वाइटस होता है तो वो ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्रेगनेंसी के। सो जो भी कपल्स यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, प्रिवेंट
रिक्वेस्ट करेंगे तो ये क्या करना चाहिए उनको इस पीरियड में, मतलब ये जो पीरियोडिक एब्सटीनेंस का पीरियड है, फर्टाइल पीरियड है, इस टाइम पे उनको क्वाइटस अवॉइड करना चाहिए, उनसे एब्सटेन रहना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। एक विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस भी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि मेल पार्टनर जो है वो फीमेल के वेजाइना में पेनिस को जैसे, ठीक है, इंसर्ट करता है फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो क्या करेगा कि इजैकुलेशन से पहले ही, इजैकुलेशन जैसे ही होने लगेगी, जैसे सीमन, ठीक है, इनसाइड द फीमेल वेजाइना वो मतलब कि पास आउट होने लगेगा, तो उसी टाइम वो क्या करेगा, अपना मेल पार्टनर पेनिस विड्रॉ कर लेगा उस वेजाइना से। ठीक है जी। सो वो जो सीमन है, इसका मतलब वो नहीं जाएगा वेजाइना में और प्रेगनेंसी नहीं होगी। वो मतलब कि स्कैंड्रियोसाइट के साथ वो जो सीमन में से स्पर्म है वो नहीं फर्टिलाइज करेगा। सो ये क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड है कि मेल अपना पेनिस विड्रॉ कर लेगा वेजाइना से इजैकुलेशन होने से पहले। ठीक है, बट ये हाई चांसेस है, अगर एक सिंगल ड्रॉप भी जो है वो ठीक है विजाइना के आसपास, ठीक है, चली गई, इनसाइड चली गई, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी लीड कर जाएगी। तो लैक्टेशनल एमेनहोरिया भी एक मेथड होता है। लैक्टेशनल एमेनहोरिया ये है कि उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही। लैक्टेशनल एमेनहोरिया बेसिकली वो मेथड है जब मदर जो है वो पार्चुरेशन के बाद ब्रेस्ट फीड करवा रही है बेबी को, जो डेवलप्ड बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो लैक्टेशनल पीरियड चल रहा है और उस टाइम पे जो है मतलब वो कंसीव नहीं कर सकती इस टाइम पे। बट ये मेथड जो है इसके हाई फेलियर्स हैं, ये सिर्फ 6 मंथ तक ही इफेक्टिव होता है। और वैसे तो सारे के सारे ये जो पीरियोडिक एब्सटीनेंस हमने पढ़ा, क्वाइटस इंटरप्टस जिसको विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, और लैक्टेशनल एमेनोरिया पढ़ा, इनमें कोई भी देखिए कोई मेडिसिन, कोई डिवाइस जो है वो तो यूज नहीं हो रही ना, तो साइड इफेक्ट्स तो इसके नहीं है, बट चांसेस ऑफ फेलियर जो है इनके बहुत ज़्यादा रहते हैं, तभी इनको यूज नहीं किया जाता। हाई रिस्क रहता है इन मेथड्स का। तब हमारे पास कौन से मेथड्स आते हैं, वी हैव बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स जो बैरियर बना देंगे स्पर्म और ओवम के बीच में ताकि वो फिजिकली मीट ना कर सकें। सो बैरियर मेथड्स में हमारे पास मेल के लिए वो अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। कॉन्डम्स आर अवेलेबल। ठीक है, सो कॉन्डम्स क्या है, थिन रबर एंड लेटेक्स शीट के बने हैं, मेल में पेनिस को कवर करते हैं। निरोध ब्रांड सुना होगा आपने, निरोध है, ठीक है, वो पॉपुलर ब्रांड है इसका। मेल के पेनिस को इंसर्ट करने के लिए कॉन्डम्स अवेलेबल है। फीमेल के लिए भी, फीमेल में वेजाइना को और सर्विक्स को कवर करने के लिए फीमेल में फेमिडोम कॉन्डम्स हैं, ठीक है, वो अवेलेबल हैं। सो कॉन्डम्स अलग अलग टाइप के हैं, प्लेन है, डॉटेड है, ठीक है, रिब्ड है, ठीक है, ये देखिए डायग्रामेटिकली बताया गया है। मेल के लिए ये कॉन्डम अवेलेबल है, ये अलग अलग टाइप्स में है, प्लेन है, डॉटेड है, रिब्ड है, ठीक है, और ये देखिए ये फीमेल कॉन्डम है, ठीक है। सो ये कॉन्डम्स जो हैं वो जनरली ज़्यादा पॉपुलर मेथड है बिकॉज ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, सो इससे प्राइवेसी भी जो है वो यूज़र को ये प्रोवाइड करते हैं। और जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनसे ये बचाते हैं, ठीक है। सो ये जो है बड़े हाईली इफेक्टिव मेथड है जो यूज़ किया जाता है। और भी देखिए कि यहाँ पे डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम है, सर्विकल कैप है, वॉल्ट्स है, ये फीमेल के द्वारा सेल्फ इंसर्ट की जा सकती हैं और इनको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। और भी एक मेथड होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, डूशिंग एक टेक्निक होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं मेंशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डूशिंग टेक्निक होती है एक, ठीक है, यस, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड डूशिंग, ठीक है। सो डूशिंग जो है वो क्या टेक्निक है कि फीमेल जो है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर अपने वेजाइना को थॉरली वॉश कर ले, ठीक है। फीमेल क्या करे, स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर के साथ या पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के साथ, ठीक है, वैसे वाटर जो है वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर के साथ फीमेल जो है वो अपने वेजाइना को थॉरली वॉश कर ले इमीडिएटली आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि वो जो मतलब कि अगर स्पर्म जो है, अगर वो चांसेस हैं कि अगर वो रह भी गए थे तो अब वो मतलब इनसाइड नहीं जा सकेंगे और थॉरली वॉश करने से वो बाहर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है।
ये प्रोसेस होता है। बट रैपिड जो है, अगर ये कंटिन्यूड होता रहा प्रोसेस, ठीक है, बार बार यूज़ होती रही, डूशिंग करती रही फीमेल, तो उससे वजाइना में इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे क्रीम्स हैं, जेलीज हैं, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होते हैं, देखिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं, जेलीज हैं, फॉर्म्स हैं, ये अलोंग विद दैट मेथड की फीमेल अगर ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी चाहती है तो वो उस ये जो डायफ्राम है ना, सर्विकल कैप्स है, वॉल्व्स है, उसके साथ यूज़ कर सकती है। ओके तो अनदर जो है, जो मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में, वो आपके चलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कौन सी हैं? ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होती हैं, एक परफेक्ट मतलब बहुत एक्सपर्टीज़ है, नर्स जो है या ठीक है सर्जन जो है वो चाहिए होते हैं इसके लिए। सो एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर्स ही इसको यूट्रस में इंसर्ट करते हैं वेजाइना के थ्रू। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हैं, और ठीक है नॉन मेडिकेटेड लिपिज लूप है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, दैट इज कॉपर टी है हमारे पास, और कॉपर टी है, और कौन सी है, कॉपर 7 है, और कौन सी है, मल्टीलोड 375 है। ये मैं इसके स्ट्रक्चर्स आपको बताता हूँ। ये देखिए कॉपर टी इस तरह से होती है, टी शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। ये देखिए टी शेप्ड होती है और इसका ये थ्रेड है, ठीक है, ये जो है ये थ्रेड है। अब देखिए कभी कभी ये क्या करती है, जब डॉक्टर्स इसको इंसर्ट कर देते हैं, रैपिड अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल कर लेती है इसके बाद, तो क्या होता है कभी कभी ये जो है ये आगे भी चली जाती है, यूट्रस से बहुत आगे, मतलब वहाँ पे वेजाइना में इंसर्ट की गई है ना, यूट्रस तक बहुत आगे तक चली जाती है, तो इसके सर्जरी करके फिर निकालना पड़ता है। तो फीमेल को क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये जो थ्रेड है आफ्टर एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको ये थ्रेड जो है वो फील करते रहना चाहिए, अपनी फिंगर्स को वेजाइना में इंसर्ट करके, ठीक है, उसको सेंस करते रहना चाहिए कि ये जो थ्रेड है वो उसको फील हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है फील, दैट मीन्स कि वो बहुत आगे चली गई है, तो वो फिर सर्जरी करवानी पड़ती है इसके लिए, ठीक है जी। ये चीज़ होती है। कॉपर टी ये है। मल्टीलोड 375 में अब क्या है कि इसके अराउंड जो है ये 375 मिलीमीटर स्क्वायर की, ठीक है, 375 मिलीमीटर स्क्वायर की इसके अराउंड जो है एक कॉटिंग कर दी जाती है, एक वायर जो है इसके अराउंड आ जाती है। सो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है उसको मूवेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो जो स्पर्म्स है, बेसिकली ये क्या कर रही है, ये बैरियर बनी हुई है कि स्पर्म्स जो है वो मोटाइल जो है, ठीक है, एक तो उसकी मोटिलिटी खत्म करनी है और इसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो खत्म करनी है। वो कैसे खत्म करनी है, कैसे खत्म होगी वो, दैट इज वो वहाँ पे जो कॉपर आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ये कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं कॉपर आयंस। कॉपर आयंस जो हैं ये सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को, ठीक है जी। और क्या करते हैं, यूट्रस को भी इम्प्लांटेशन के लिए ये अनसुटेबल बनाती है कि ब्लास्टोसिस्ट जो बनेगा जाइगोट से वो भी जो है, अगर प्रेगनेंसी अगर मान लो हो भी गई तो उसके बाद भी ये ब्लास्टोसिस्ट जो बनेगा वो अटैच ही नहीं कर पाएगा, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी, यूट्रस के साथ वो अटैच ही नहीं कर पाएगा। सो ये चीज़ होती है इसकी। वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का ये। अब देखिए ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, पिल्स भी तो होती है ना। ये देखिए इम्प्लांट है, ये 6 होते हैं, ठीक है, ये प्रोजेस्ट्रॉन के या प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन के ऐसे ही होते हैं जो कि फीमेल के जनरली लेफ्ट शोल्डर में है ना, जो फीमेल्स राइट हैंडेड हैं उनके लेफ्ट शोल्डर में, जो लेफ्ट हैंडेड हैं उनके राइट शोल्डर में। ऐसा तब किया जाता है क्योंकि जिस हाथ से काम करना है तो उसमें मतलब कि दर्द ना हो फिर ना, तो उसके ऑपोजिट साइड पे जिससे हाथ से वो काम करती है, जैसे राइटी होते हैं ना ज़्यादा, तो उसके लेफ्ट हैंड के फीमेल में क्या कर दी जाती हैं, ये इंसर्ट कर दी जाती हैं। इनका ज़्यादा रोल है, ये हार्मोनल होती हैं है ना, और इनका ज़्यादा है, जैसे लेवेनोजेस्ट्रल 20 है और प्रोजेस्ट्रॉन है जैसे है ना, और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में होता है। तो इसका क्या काम है, मतलब कि ये प्रोलॉन्ग्ड कर देंगी। जैसे किसी फीमेल का एक जो है मतलब कि उनका कपल का जो है एक उन्होंने चांस देख लिया है, एक बेबी उनका हो चुका है, आफ्टर दैट उन्होंने एक गैप लेना है 3 to 5 ईयर्स का, तो उस टाइम पे क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में तो वो इंडल्ज कर सकते हैं, तो ये इम्प्लांट करवा के वो
सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी इंडल्ज कर सकते हैं। तो बड़ा लंबा टाइम जो है वो इसका होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए कि ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन पिल्स जो है वो जनरली फीमेल लेती है। पिल्स कैसे लेती है, देखिए जैसे किसी फीमेल का 28 डेज का साइकिल है, तो उस 28 डेज के साइकिल में यहाँ पे समझिए इसको कि जैसे यहाँ पे उसका 28 डेज का साइकिल है, पूरे 21 दिन पहले उसको मेंसेस आएंगे 5 दिन, तो है ना 3 से 5 दिन जो है वो उसको क्या आएंगे, मेंसेस आएंगे, मतलब कि उसके पीरियड्स जो हैं वो होंगे। 5वें दिन के बाद 21 दिन काउंट कीजिए, कितने हो जाएंगे, 26 तक हो जाएंगे, है ना। सो 5वें दिन के बाद 21 दिन काउंट करने के बाद कितने हो गए, 26 हो गए। अब 25 हुए बेसिकली। सो 26वां दिन, 27वां दिन और 28वां दिन, ये जो 3 दिन है ये खाली बच जाएंगे। 21 दिन कब तक हो गए, 25 दिन तक हो गए। 5 से लेकर 5वें दिन भी जो है, ठीक है, वो ले सकती है पिल। सो 5 से 25 तक 21 दिन हो गए। ठीक है, 21 दिन हो गए। इन 21 दिन में वो पिल लेगी। ठीक है, 28 डे की वो पूरी पिल बनी हुई है, तो उस 21 दिन में वो पिल लेगी। और उसके बाद जो उसके 3 दिन बच गए साइकिल के, 26वां, 27वां, 28वां, और उसका नेक्स्ट साइकिल जो शुरू हो गया अब, है ना, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया। उसका डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, डे 5 है ना। सो ऐसे जो उसके डेज हैं ये, सो ये उसके मेंसेस के हैं, मतलब कि इस टाइम पे उसको क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। तो ये डेज भी काउंट करने हैं और ये भी काउंट करने हैं। तो 26, 27, 28 3 दिन ये हो गए, 1 2 3 4 दिन ये हो गए। तब उसने बोला कि ये 7 दिन, ठीक है, ये 7 डेज कहाँ से आए, उसके एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल ही रहा है, उसके पीरियड्स आने के बाद 21 दिन तक वो पिल लेगी। उसके 3 दिन बच गए उसके साइकिल के, 26, 27, 28। अब नया साइकिल जो शुरू हो गया, उसके पहले वाले 4 दिन जो उसको पीरियड आने हैं, तो 4 दिन वो, 3 दिन उसके लास्ट वाले पीरियड के, तो 7 दिन में उसको एक जनरली उस टाइम पे उसको पिल वो कैसी लेनी है, वो हार्मोनल नहीं होगी। ठीक है, वो जनरली एक बैलेंस की बॉडी जो है, अब उसमें कोई ब्रेकेज हुआ है ना, न्यूट्रिशन के लिए होती हैं वो। अब 7 डेज का वो तब बनाया गया है कि देखिए 21 पिल्स ही क्यों नहीं बना दी। 28 डे का किसमें साइकिल है, तो फीमेल कहीं गोली खाना भूल भी सकती है, इसलिए अगर वो रोज गोली खाएगी तो उसकी रिपीटेड रहेगी वो, है ना, और रोज लेती रहेगी। तभी वो जो 7 दिन है वो खाली ना रख के उसमें भी कुछ मान लीजिए कि कोई न्यूट्रिशन का डाल दिया है ना, कुछ ऐसी डाल दी है, बट वो नहीं है, मतलब कि कोई काम की नहीं है वो उसके लिए कि वो उससे कॉन्ट्रासेप्शन रुक जाएगी। वो जस्ट एक हैबिचुअल जो इसकी हैबिट है गोली खाने की, उसके लिए है वो 7 दिन ना। सो उसके लिए होता है। ठीक है, अब देखिए कि किसी फीमेल के द्वारा, मतलब फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया मान लीजिए किसी फीमेल के साथ, ठीक है, जहाँ किसी ने मतलब कि कैजुअल कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, और कैजुअली हो गया, मतलब वो उनको पता नहीं लगा, तो उस टाइम पे 72 घंटे के अंदर 72 घंटे के क्वार्टस के इंटरसेक्सुअल के 72 घंटे मतलब 3 दिन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन या, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में ये इंसर्ट कर दिए जाएं तो वो बच सकते हैं प्रेगनेंसी से। ठीक है, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं अगर किसी में कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है या जो रेप का केस है, तो उसमें 72 घंटे के अंदर सेक्स के 72 घंटे के अंदर जो है वो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन अगर कॉम्बिनेशन में एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ठीक है जी। अब सर्जिकल मेथड्स वो स्टरलाइजेशन मेथड्स हैं, उनमें सर्जरी की जाती है। जैसे ये मेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेल। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये जो वेजर डिफरेंस है ना, इनको कट कर दिया गया, दोनों से कट कर दिया गया, टाइड किया और कट कर दिया। ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि वो जो स्पर्म्स है, ये नहीं कि स्पर्म फॉर्मेशन खत्म हो गई, स्पर्म्स तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में बन रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूड रहेगी, बट जो सीमन होएगा ना, रिलीज्ड सीमन, यहाँ से जो आगे यहाँ से जो बनेगा सीमन इस सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथरल ग्लैंड की सिक्रीशन से जो सीमन बनेगा, उसमें जो स्पर्म्स है वो भी प्रेजेंट होंगे, बट वो स्पर्म्स जो है वो मोटाइल नहीं होंगे। ठीक है, उनमें वायबिलिटी नहीं होगी कि वो फर्टिलाइज कर सकते हैं उस फीमेल को। ये भी इमीडिएटली इफेक्टिव मेथड नहीं है वेजर डिफरेंस।
रेगुलर 10 से 20 बार जो है उसको वो सीमन जो है पहले पास आउट करना पड़ेगा मेल को, उसके बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होगा, तब चांसेस रहेंगे कि हाँ अब प्रेगनेंसी जो है वो फीमेल को लीड नहीं होगी। ठीक है, सो हाई रिस्क है वैसे इसका मेथड का पहले के दिनों में, कि जैसे ही वाज अ डिफरेंस जो है वो टाइड एंड कट ऑफ किया और साथ में सेक्सुअल कॉर्स में इंडल्ज हो गया। नो, उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे 10 से 20 बार इजैकुलेशन होनी ही चाहिए। उसके बाद वाला जो सीमन होगा उसमें स्पर्म्स वाइबल नहीं होंगे। बेसिकली जो स्पर्म्स है वो मोटाइल ही नहीं होंगे, और जो मोटाइल भी होगा तो वो वाइबल नहीं होगा कि वो फर्टिलाइज कर सकता है उस फीमेल के सेकेंडरी oocyte को। ओके, फीमेल्स में भी है। सो इसको टेक्निक को मेल में क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी बोलते हैं। और जो फीमेल्स है, फीमेल्स में कौन सा मेथड है, ट्यूबेक्टॉमी का। फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब्स है, जिसको यूटेराइन ट्यूब्स भी बोलते हैं, उनको टाई एंड कट कर दिया जाता है। ठीक है, बड़ा रैपिड मेथड होता है, उसी टाइम ही पेशेंट जो है वो घर जा सकता है। ठीक है, सो इससे कोई मतलब बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसको बहुत दिनों तक ऑपरेशन में बैठाया जाएगा। ठीक है, उसकी सर्जरी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो फेलोपियन ट्यूब्स रिमूव हुई हैं, इससे क्या है, ये नहीं कि सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी रिलीज करना बंद कर देगी, सेकेंडरी oocyte भी रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रियाई उनको कैप्चर भी करेंगे, वो एम्पुला रीजन पे भी पहुंचेगा, बट वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बन जाए। ठीक है, जाइगोट नहीं बन पाएगा। सो दैट इज द कंडीशन। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, मेथड्स हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो तो अलो, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो तो अलो करते हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं। मतलब कि यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स को तो ये अलो करते हैं, बट उससे प्रेगनेंसी जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है जी, अब अगर रेगुलर मेथड का यूज़ करोगे आप, इनका कौन से मेथड का, देखिए ये जो आपका मेथड्स जो आप कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ कर रहे हो, तो इससे नोजिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो जाती है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है, तो इसको भी टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है कि देखिए जो फर्स्ट 3 मंथ्स है ना फीटस के, डेवलपिंग बेबी जो इनसाइड द मदर यूट्रस प्रेजेंट है, उसके जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं वो बड़े क्रूशियल हैं। उस टाइम पे ही अगर वो मतलब कि मान लीजिए एमनियोसेंटेसिस इसलिए हुई कि डिफेक्ट है बच्चे में। ठीक है, सो बच्चे का डिफेक्ट भी पता लग गया कि हाँ मान लीजिए उसमें डाउन सिंड्रोम है, सो ऐसा बच्चा जो है वो बहुत कम समय तक जिएगा, तो उसमें क्या चांसेस है कि उसकी क्या कर देनी चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP हो जानी चाहिए अगर उसमें डिफेक्ट है, अगर चाहते हैं पेरेंट्स। तो उसमें क्या है कि वो फर्स्ट 3 मंथ्स तक ही हो जानी चाहिए। आफ्टर दैट बच्चे के 5वें महीने में तो सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, उस टाइम पे तो बच्चे के हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, इवन बच्चे के हेयर्स भी आ चुके हैं। मतलब बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, बच्चे के डेवलप्ड हो चुके हैं। सो उस टाइम पे ये मेडिकल टर्मिनेशन रिकमेंडेड नहीं की जा सकती है। ये देखिए लिखा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है दैट इज कंसिडर्ड सेफ फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज 12 वीक्स, मतलब कि 3 महीने प्रेगनेंसी के। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस जो होते हैं वो बड़े रिस्कियर होते हैं। ठीक है, अगर one disturbing trend observed is that कि majority of the MTPs are performed illegally by unqualified, ठीक है, quacks which are not only unsafe they could be fatal too। वो fatal भी हो सकती हैं जो illegally कोई unqualified ही उनको कर रहे हैं। इसके लिए बहुत expertise की ज़रूरत होती है इसको करने के लिए। ठीक है जी, effective counseling चाहिए इसके लिए कि unprotected coitus जो है और जो risk factors हैं इलीगल एबॉर्शंस में, एज वेल एज मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो इसको जितने भी अनहेल्दी ट्रेंड्स हैं वो कैसे मतलब कि रिवर्स किए जा सकते हैं। ठीक है जी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस तभी होते हैं। ठीक है, सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं या रिप्रोडक्टिवली ट्रैक्ट
इन्फेक्शंस भी उनको हम बोलते हैं। कौन कौन से हैं? गनोरिया है, साइफिलिस है, ठीक है, जेनिटल हर्प्स है। ये पूछा जाता है कि कौन से हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे गनोरिया है, ठीक है, साइफिलिस है, जेनिटल हर्पेस है, और यहाँ पे क्लैमिडियासिस है, जेनिटल वार्ड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है। ऑफ कोर्स ये डिस्कस किए गए हैं ना रिसेंट ईयर में, HIV है, ठीक है, जो एड्स को लीड करता है। ये मतलब कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। तो ये देखिए, ये जो इन्फेक्शंस हैं ना, जो ये हेपेटाइटिस बी है और जो ये HIV है, ये इंजेक्शन निडल्स जैसे शो है ना, आप शेयर करते हो तब भी हो सकती हैं। इवन कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर हो गया किसी HIV पेशेंट का, वो भी किसी नॉर्मल पेशेंट के साथ लग गया, तब भी उसको HIV हो सकता है। और फीटस के लिए भी विद यहाँ पे देखिए, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकती है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पेस एंड HIV इन्फेक्शन, बाकी जो डिजीजेज हैं ये क्योरेबल हैं अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए और प्रॉपरली। बट इसके लिए हेपेटाइटिस बी के लिए, जेनिटल हर्प्स के लिए और HIV के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन जो है वो नहीं बन पाई है। ठीक है जी, सो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अर्ली सिम्टम्स क्या इसके दिखने लग जाते हैं जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। तो उनमें जब वो फ्लूइड डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें ईचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी उनको, स्लाइट पेन भी होगी उनको, ठीक है, स्वेलिंग भी होने लग जाएगी, और जेनिटल रीजन में ये चीज़ें होंगी, ठीक है, स्लाइट पेन होती है, स्वेलिंग होने लगती है। जब वो फ्लूइड को डिस्चार्ज करते हैं तब उनमें ईचिंग होने लग जाती है। इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, ठीक है, देखिए उनमें सिम्टम्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक भी वो रह सकती हैं और अनडिटेक्टेड भी रह सकती हैं। एब्सेंस और लेस सिग्निफाइड जो भी सिम्टम्स हैं अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन से, और सोशल स्टिग्मा जो अटैच है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के साथ, वो इन्फेक्टेड पर्सन से टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाना चाहिए और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सो इससे क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं क्योंकि बाद में, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज हो सकती हैं, एबॉर्शंस जो हैं, स्टिल बर्थ, ठीक है, मरे हुए बच्चे को पैदा करना, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हो गई है, या हो सकता है कि वो इनफर्टिलिटी हो जाए उसमें, या इवन कैंसर भी हो सकता है अगर ये ऐसी क्योर ना की जाए टाइमली। ठीक है जी, सो ज़्यादातर देखिए सारे पर्सन्स तो वैसे इसके वनरेबल ही होते हैं इनके इन्फेक्शन के लिए, बट जो एक एज ग्रुप है 15 से 24 इयर्स का, ये एज ग्रुप जिसमें आप बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, इस टाइम पे इसके हाई इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक। देखिए पैनिक नहीं करना है आपने, क्योंकि प्रिवेंशन इसका पॉसिबल है अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए। तो आपको क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आप बच सकें। एक तो अननोन पार्टनर के साथ और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, क्वाइटस के टाइम, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम कॉन्डम्स यूज करने चाहिए। द सेकेंड मेथड इज कि अगर डाउट है, अगर आपको डाउट लग रहा है कि किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और आपको डाउट है कोई, तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर कोई यहाँ पे डायग्नोज हुआ है कोई इन्फेक्शन तो उसका ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, ठीक है जी। दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब हम डिस्कस करते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी वो होती है कि किसी भी कपल में इतनी वायबिलिटी नहीं है कि वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकें। दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स भी उन्होंने किया, उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस भी बने कपल में, बट वो एबल नहीं है। तो उनमें क्या है, इनफर्टिलिटी है, मतलब वो फर्टाइल नहीं है, वो किसी यंग वन को वो प्रोड्यूस कर सके। उसमें बहुत सारे फिजिकल, कॉन्जेंशियल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है, एस्पेक्ट्स रहते हैं इसके। फीमेल को जनरली देखिए आपके इंडिया में ब्लेम किया जाता है कि वो
चाइल्डलेस अगर है, ठीक है। सो ये नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो मेल पार्टनर में भी हो सकती है, ठीक है। मेल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि देखिए तभी तो हम इंसेमिनेशन कभी कभी करने पड़ जाती है कि मेल का सीमन जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि उसके जो अंदर स्पर्म्स हैं वो वाइबल ही नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए। जहाँ क्या होता है कि मेल इजैकुलेशन जो है वो कर नहीं पाता है, ठीक है, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस फिर लगाने पड़ते हैं। जहाँ क्या होता है कि जो सीमन है मतलब कि वो गुड क्वालिटी का नहीं है, तब हमें डोनर का कोई और पार्टनर का, ठीक है, सीमन लेना पड़ता है। तो वो ये नहीं है कि ना फीमेल्स के लिए ही है, बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास, ठीक है जी। मेल के लिए भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, फीमेल के लिए भी हो सकती है, सो उसकी डायग्नोसिस करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बेसिकली हम आर्टिफिशियल दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को हम यूज़ करते हैं। देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या हैं कि आपको यंग वंस जो है वो देखिए कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं इनफर्टाइल कपल्स के द्वारा। यहाँ पे होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है कि बॉडी के आउटसाइड हो रही है, ठीक है जी। सो उससे क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। सो इसमें ही एक मेथड है मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर का। इसमें क्या होता है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, बेबी इज नॉट इन द टेस्ट ट्यूब, ये याद रखना, बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में वाइफ से या डोनर फीमेल से, वाइफ अगर कैपेबल है तो उसका ओवा ले लिया, और अगर वाइफ में वो ओवा जो है वो सुटेबल नहीं है तो डोनर का जो है वो ओवा ले लिया। स्पर्म जो है वो हस्बैंड का ले लिया, अगर हस्बैंड कैपेबल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का स्पर्म नहीं है तो डोनर का स्पर्म ले लिया। तो वो कलेक्ट किए गए, उससे जाइगोट बनाया गया, जाइगोट लेबोरेटरी कंडीशंस में स्टिमुलेट किया गया और जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, इसको ट्रांसफर किया गया, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर किसमें किया गया, फेलोपियन ट्यूब में। अगर वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया जाइगोट बना के तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेबोरेटरी में जाइगोट बना के अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा तो वो जिफ्ट टेक्निक है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में वो ट्रांसफर किया गया है। और अगर वो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाए, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर से मोर देन है अगर वो एम्ब्रियो तो वो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। अगर 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए यूट्रस में अगर ट्रांसफर किया जाए तो वो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। एम्ब्रियोज होते हैं जो इन वीवो फर्टिलाइज, तो इन विट्रो थी, आउटसाइड द बॉडी वहां पे बन रहे हैं, है ना, मतलब जाइगोट आपने आउटसाइड द बॉडी बनाया, फिर फेलोपियन ट्यूब में डाला तो जिफ्ट टेक्निक है, दैट इज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और जो है एक हमारे पास यूट्रस में ट्रांसफर किया तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है। अब देखिए कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन है कि विद इन द फीमेल ही गैमीट्स की फ्यूजन हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स जो कंसीव ऑल्सो कुड बी यूज्ड उन मतलब कि फॉर सच ट्रांसफर्स कि वो फीमेल्स जो कंसीव नहीं, ठीक है, कर पा रही हैं तो इनके लिए जो है वो विद इन द किसी और फीमेल में जाके गैमीट्स की फ्यूजन हो सकती है। सो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि गैमीट्स की फ्यूजन फीमेल के बीच में ही होती है, विद इन द फीमेल ही फ्यूजन होती है। और कहाँ पे होती है फ्यूजन, एम्पुला रीजन जो होता है ना फेलोपियन ट्यूब का, वहाँ पे होती है। अब देखिए ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, डोनर से ओवम लेके वो क्या है, फीमेल अगर कैपेबल है, मान लीजिए आगे प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए वो एबल है, बट उसका जो ओवम है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सो उससे क्या हो सकता है, उस टाइम पे वो जो उसकी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ओवम को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं कि गैमीट को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। फेलोपियन ट्यूब में गैमीट को ट्रांसफर कर दिया, फीमेल कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी तो 9 मंथ की वो कर सकती है बट उसका ओवम इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो, ठीक है, वाइबल हो सके उस स्पर्म के साथ, तो उसमें क्या कर दिया, जिफ्ट टेक्निक लगा दी, ठीक है। कभी कभी क्या हो सकता है कि मेल का स्पर्म नहीं है अब वाइबल, तो उस टाइम पे वो साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन लगा दिया। अब फीमेल का वो ओवम जो है वो अच्छा है, मतलब गुड क्वालिटी में अगर वो स्पर्म उसको मिलेगा तो वो फर्टिलाइज कर सकता है। तो उस टाइम पे क्या है कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है,
मेल का जो सीमन है उसमें स्पर्म गुड क्वालिटी के नहीं है, पुअर क्वालिटी के हैं, या सीमन काउंट बड़ा लो है, तो उस टाइम पे डोनर का जो है वो स्पर्म लेके क्या किया जाएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब कि डायरेक्टली उसकी फीमेल की वजाइना के थ्रू उसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा, इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, और ये इनसाइड जो है वो बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होती है, मेल का सीमन इतना अच्छा नहीं है, गुड क्वालिटी का नहीं है, बड़ा लो कंटेंट है, तो ये तो हमने देख लिया। सो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, ठीक है, किया जा सकता है कि आपको आर्टिफिशियली जो है वो क्या किया जा सकता है, इंड्यूस करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तब भी यूज़ कर लिया जाता है जब मान लीजिए कि मेल का सीमन जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का है, और सीमन काउंट भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, बट मेल जो है वो इजैकुलेशन के टाइम उसका पेनिस जो है वो इरेक्ट स्टेज में नहीं रहता है, वो इजैकुलेशन में करने को उसको प्रॉब्लम आती है, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंस नहीं बोलेंगे, इंपोर्टेंस जो है ये बड़ा वल्गर वर्ड हो सकता है किसी मेल पार्टनर के लिए, तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोल देंगे कि उसमें ये इनफर्टिलिटी है, कि उसके इरेक्टाइल जो है उसमें डिसफंक्शन है, तो उस टाइम पे मतलब वो इरेक्शन नहीं कर पाता मेल जनरली, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन उसका सीमन कलेक्ट करके उसमें से जो स्पर्म्स हैं वो उसकी फीमेल में क्या कर दिए जाएंगे, उसके कपल में, उस फीमेल में इंसर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, सो ये होता है। और भी बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं। इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, यूट्रस में भी जो है वो डाला जा सकता है जो सीमन कलेक्टेड हुआ है। ठीक है, अब देखिए सभी का क्या है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट इनके लिए जो है एक तो कॉस्ट बहुत है इनकी, ठीक है जी, और इसके लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशंस चाहिए इसके लिए। ऑब्वियसली देखिए हमारे इन मेथड्स के करने का एक बेसिक क्राइटेरिया है, जो हम मतलब कि हमें पर्पस क्या है इसका करने का, इन सभी मेथड्स का, एक चिल्ड्रन ही लेना है किसी कपल के लिए। ठीक है, इन सेंस अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स टू हैव अ चिल्ड्रन। ठीक है, अल्टीमेट एम्स इन प्रोसीजर्स का है कि चिल्ड्रन हो जाए। इंडिया में बहुत सारे ऑर्फेंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस हैं जो कि इवन मैच्योरिटी तक सरवाइव भी नहीं शायद ना कर पाए। ठीक है, अगर उनकी केयर ना की जाए, अगर उनकी केयर ना हुई तो वो शायद मैच्योरिटी तक सरवाइव भी ना कर पाए, इतने अनाथ बच्चे इंडिया में हैं। तो क्यों ना कि बेस्ट सबसे अच्छा मेथड रहेगा कि जो कपल है जो पेरेंटहुड के लिए लुकिंग है, ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारे लॉज भी ये परमिट करते हैं लीगल अडॉप्शन के लिए, और ये बेस्ट मेथड होगा उन कपल्स के लिए जो पेरेंटहुड के लिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं। सो दैट इज, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कुछ ही मिनट्स में देखिए हमने कंप्लीट कर लिया होल यूनिट, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। एक क्वेश्चन अब मेरा आपसे है कि देखिए कि फीमेल के लिए तो इतनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बता दी है ना, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूज़ कर लो। ठीक है, अब उसके लिए आप ये जो फीमेल कॉन्डम्स हैं, ठीक है, ये यूज़ कर सकती हैं, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स यूज़ कर सकती हैं, या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375 है, ये प्रोजेस्टासर्ट, लेवेनोजेस्ट्रल 20 भी है, कुछ प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन भी है, ऑरल पिल्स भी हैं, ठीक है, सहेली पिल है, ठीक है, जो वंस अ वीक पिल होती है। तो इतने मैथड्स फीमेल पार्टनर के लिए हैं। फीमेल पार्टनर की हमेशा ये शिकायत रही है कि मेल के लिए जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों नहीं बनाए गए। अगर फीमेल के लिए है तो मेल के लिए भी होने चाहिए, तो हम तो बोलते हैं यस, बिल्कुल मेल पार्टनर के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होने चाहिए, और डेवलप्ड भी हो चुके हैं। मेल पार्टनर के लिए जो ठीक है डेवलप्ड हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उनमें से गॉसिपॉल है, ठीक है, ये अमेरिका में प्रैक्टिस्ड किया गया है। गॉसिपॉल है, रिसॉल है, तो ये जो रिसॉल है, गॉसिपॉल है, तो इसमें क्या किया गया है कि वो जो स्पर्म की है वो इनहिबिशन हो सकती है,
और इससे जो है टैबलेट्स भी, बहुत सारी पिल्स भी जो है वो मेल पार्टनर्स के लिए बनाई गई हैं कि उससे जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब देखिए मेल पार्टनर जो है वो झूठ बोल सकता है उस फीमेल को कि वो उसने गोली खा ली है। फीमेल पार्टनर ट्रस्ट जो है वो ब्लाइंडली उस मेल पार्टनर पे नहीं कर सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द फीमेल हु इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट तो फीमेल ने होना है। मेल पार्टनर पे वो ट्रस्टली, मतलब कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ फीमेल हु इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट। इसलिए अगर फीमेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बनाए गए हैं तो फीमेल के लिए खुद वो अगर उसकी प्रोटेक्शन कर सकती है तब वो बेटर रहेगा। मेल पार्टनर पे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। मैं कंप्लीट बायोलॉजी आपको क्लास 12th की आपके एग्जाम्स के लिए तैयार करवाऊंगा और हर दिन हम हर चैप्टर करेंगे। आज हमारा ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे कनेक्टेड विद मी, लाइक, शेयर एंड कमेंट वीडियो। थैंक यू।